नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। कैसे चल रही है भाई पढ़ाई। पिछली क्लास के अंदर अपने मेवाड़ ने जो शुरू किया था और पिछली क्लास तक जो लिखा है सब कुछ याद कर लिया होगा आपने। सभी आप मेधावी छात्र हो, जरूर किया होगा। या अभी ग्राम सेवक का पेपर है और ये न्यू ईयर आ रही है, इसके लिए थोड़ा डिस्टर्ब हो गए। तो दोस्तों एक दो दिन का एंजॉय करो, लेकिन अपनी पढ़ाई को ज़्यादा छोड़ मत देना ज़्यादा दिनों के लिए, ठीक है। अब पिछली क्लास के अंदर अपन ने राणा उदय सिंह जी को पढ़ा था, ठीक है ना। उदय सिंह जी ने उदयपुर की स्थापना की, कब की? 1559 के अंदर, ठीक है। उदयपुर के अंदर क्या बसाया? झील बनाई उदयपुर के अंदर, कौन सी? उदय सागर झील। 1544 के अंदर शेरशाह सूरी के जो सेनापति थे ख्वास खान ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया। और उदय सिंह जी के बारे में कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है कि अगर राणा के रूप में उदय सिंह का नाम अंकित न होता तो मेवाड़ का इतिहास बड़ा अच्छा होता। और हमने पढ़ा था इनके जो सबसे प्रसिद्ध घटना इनके समय हुई थी, चित्तौड़ का कौन सा शाखा? पिछली क्लास में जब हमने लास्ट में एक इंडेक्स बनाया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि चित्तौड़ के अंदर 3 शाखे हुए हैं, 1303, 1534-35 और 1567-68। तो आपको वो ढंग से याद कर लेना। तो ये उदय सिंह जी के समय कौन सा शाखा हुआ है मेवाड़ का? तीसरा शाखा। तो चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ था 1567-68 के अंदर। 1567-68 के अंदर किसने आक्रमण किया? अकबर ने। और अकबर ने क्यों आक्रमण किया? कि बालवा के बाज बहादुर को राणा उदय सिंह जी ने शरण दे दी थी। तो अब उदय सिंह जी तो गिरवा की पहाड़ियों के अंदर चले जाते हैं और मेवाड़ के वीर सेनापति जयमल और फत्ता अपने अंतिम सांस तक मेवाड़ की रक्षा के लिए अपने प्राण की आहुति दे देते हैं, ठीक है। तो ये जो शाखा है इसमें शाखा हो गया, मतलब अपन हार गए और अकबर जीत गया। और तो इस जयमल और फत्ता की वीरता से प्रभावित होकर अकबर ने आगरा के अंदर इनकी गजारूढ़ मूर्तियां बनवाई थी, ठीक है। गजारूढ़ हाथी पर बैठे जयमल फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां बनाई है, ठीक है। तो आप इसमें लिख लीजिए ये फत्ता सिसोदिया, ये इसको कौन सा प्रथम श्रेणी ठिकाना मिला था? आमेट। और इसकी पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में ही 1567-68 का जोहर किया गया। जयमल व फत्ता की वीरता से अकबर ने कौन से किले के अंदर? आगरा में गजारूढ़ मूर्तियां बनाई, ठीक है। तो अकबर इस युद्ध से प्रभावित होकर इनकी गजारूढ़ मूर्तियां आगरा के किले के अंदर बनाता है। इस बात की जानकारी हमें मिलती है फ्रांसीसी यात्री बर्नियर की पुस्तक है ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर। तो आप लिख लीजिए इस घटना बर्नियर की पुस्तक क्या नाम है अभी बताया था? ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर। ट्रेवल इन मुगल एम्पायर के अंदर हमें इस घटना की जानकारी मिलती है। तो अभी इनकी जो गजारूढ़ मूर्तियां है वो कौन से किले के अंदर है? अभी वर्तमान में आगरा के किले के अंदर नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। अकबर के बाद में जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के समय ये मूर्तियां थी, औरंगजेब के समय तक। लेकिन जब औरंगजेब को पता चला कि भाई ये किसकी मूर्तियां है
तो पता चला कि अपने आपके जो परदादा जी है वो जब मेवाड़ पर आक्रमण किया था तो मेवाड़ के इन दो सूरवीरों ने अदम्य साहस का प्रदर्शन किया था, उनके प्रभावित होकर उनकी यहाँ पर मूर्ति बनाई है। तो औरंगजेब ने कहा भाई क्या अपने दुश्मनों की मूर्ति अपने घर के अंदर बना रहे हो, हाथों हाथ गिराओ इनको। तो औरंगजेब के कहने पर क्या है कि उनकी जयमल और फतेह की ये जो मूर्ति है आगरा के किले के अंदर गिरवा दी, ठीक है। लेकिन अकबर के समय बीकानेर के शासक थे रायमल जी, तो बीकानेर के जूनागढ़ के अंदर सूरजबोल के दोनों तरफ जयमल और फतेह की गदारूढ़ मूर्तियां आज भी आप देख सकते हो। अगर जो इनकी वीरता को हमारे बीच आज भी यादगार बनाती है, ठीक है। तो आप लिखिए दोस्तों, वर्तमान में ये मूर्तियां कौन से किले के अंदर है, तोड़वाई किसने, शॉर्ट में लिख लो आप पूरी लाइन लिख लीजिए या आप अपने हिसाब से नोट्स बनाते रहना जो आपको याद करने में आसानी हो। औरंगजेब ने यह मूर्तियां तुड़वाई। वर्तमान में बीकानेर के जूनागढ़ के सूरजपोल, पोल राजस्थान के अंदर दरवाजों को पोल कहा जाता है, ठीक है। तो ये सूरजपोल के दोनों तरफ है, सूरजपोल के दोनों, वर्तमान में बीकानेर के जूनागढ़ के सूरजपोल के दोनों और जयमल व फतेह की मूर्तियां है, ठीक है। ये मूर्तियां किसने बनवाई है भाई, लिख लेना। बीकानेर के शासक जयमल है, उन्होंने इन मूर्तियों का जूनागढ़ के अंदर निर्माण करवाया है। अकबर के समय थे तो इनका लिख लेना आप। वर्तमान में इनका निर्माण किसने करवाया था, रायसिंह ने, महाराजा रायसिंह, ठीक है। तो दोस्तों अब मेवाड़ के सभी वीर सामंत अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने रण के अंदर अपने देश के काम आ गए। तो ये सूचना जब राणा उदय सिंह जी को मिलती है तो उनको बड़ा ही दुख होता है और बड़े ही वो बीमार हो जाते हैं इस घटना के बाद में। और कुछ समय के बाद के अंदर ये 1567-68 के अंदर हुआ है और 28 फरवरी 1572 के अंदर राणा उदय सिंह जी ये सोच के अपनी तबीयत उनकी खराब हो जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है 28 फरवरी 1572 के अंदर, ठीक है। उदय सिंह जी ने सोचा भाई मेरे शासनकाल के अंदर चित्तौड़ मुगलों के अधीन हो गया तो इससे बुरी बात तो मेरे लिए क्या ही हो सकती है। तो उदय सिंह जी की तबीयत अच्छी नहीं रही बाद में और लगातार वो बीमार पड़ते गए और कुछ ही सालों के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु के बाद में, मृत्यु जब उनकी होती है तो उनसे पहले अपने जो सामंत थे, चुंडावत थे, बाकी सामंत थे, उनको कह दिया कि अगला राणा आप जगमाल जी को बनाना। तो उदय सिंह जी की क्या है कि दो पत्नी थी। पहली पत्नी तो मैंने आपको बताया था आखिरात सोनगरा जयवंताबाई और दूसरी जैसलमेर की थी आपके बटियाणी रानी आपके धीरबाई। तो धीरबाई का प्रभाव थोड़ा उदय सिंह जी पर ज्यादा था, ठीक है। वो उनके अधिक प्रिय थी तो उनके बातों के अंदर आकर उन्होंने अयोग्य जगमाल को मेवाड़ का राजपाट सौंप दिया, ठीक है। तो आप इस घटना को थोड़ा लिख लेते हैं, अपन थोड़ा बाद में बात करें। 28 फरवरी 1572 में गोगुंदा, ये गोगुंदा पड़ता है उदयपुर के अंदर। 28 फरवरी 1572 में गोगुंदा में उदय सिंह जी की
मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उदय सिंह जी की मृत्यु हो जाती है। उदय सिंह की पत्नियां लिख लीजिए आप। बड़ी महारानी है जयवंता बाई सोनगरा। ठीक है, ये जयवंता बाई जी है, इनके पिता का नाम आखिरात सोनगरा, जो आपको मैंने लिखा दिया है। और है भटियानी धीरबाई। ये जो रानी भटियानी जो धीरबाई है, ये मालदेव की रानी है ना, जो जिनको हम कहते हैं रूठी रानी, उमादे की बहन है। ठीक है, उमादे का तो मालदेव के साथ हुआ, और धीरबाई का धीरबाई का विवाह उदय सिंह जी के साथ हुआ। तो इनकी जो थी, इनके जो पुत्र है वो है आपके महाराणा प्रताप। ठीक है, ये जयवंता बाई थी, इनके पुत्र थे महाराणा प्रताप, और सबसे बड़े पुत्र है उदय सिंह जी के। और इनके जो पुत्र है वो है जगमाल। तो इनका प्रभाव उदय सिंह जी पर ज्यादा था, तो इनके बातों में आकर उदय सिंह जी ने जगमाल को राणा घोषित कर दिया। तो जब उदय से इनकी जो मृत्यु हुई राणा उदय सिंह जी की, तो उस समय शमशान के अंदर जब इनको लेकर जा रहे थे, तो जो मेन जो अगला जो राणा बनता है वो शोक के अंदर शामिल नहीं होता है। ठीक है, तो महाराणा प्रताप इनके अंतिम संस्कार के अंदर गए, वहां पर सामंतों ने और दूसरे जो प्रजा थे उन्होंने कहा कि ये तो जगमाल को राणा बना दिया, सबसे योग्य राणा तो महाराणा प्रताप होने चाहिए। तो अन्य सामंतों ने चुंडावत, उस समय कृष्णदास जी चुंडावत थे, उनको कहा कि भाई चुंडावत, आपके वंशजों ने ये प्रण दिया है कि मेवाड़ की रक्षा करेंगे हमेशा, और जो मेवाड़ के हित के अंदर होगा आप हमेशा उन्हीं का समर्थन करेंगे। आपको किस बात का डर लग रहा है? आप तो राजा के पद के बराबर हो, आपको उदय सिंह जी के पता नहीं किस बातों के अंदर आकर जगमाल को घोषित कर दिया, लेकिन आप इस बात को अगर इस बात से सहमत नहीं होंगे ना, तो राणा नहीं बन सकता, क्योंकि हर बात के अंदर आपकी तो सहमति होनी जरूरी है, ये परंपरा चली आ रही है। तो कृष्णदास जी चुंडावत थे, उन्होंने इनका वही महादेव बावड़ी गोकुंदा के अंदर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया। ठीक है, तो आप लिखिए धीरबाई के प्रभाव से जगमाल को राणा बनाया गया, लेकिन सामंतों और सभी प्रजा का जो प्रिय थे वो महाराणा प्रताप थे। तो प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया गया। सभी ने मिलकर बाद में वो सभी शमशान घाट से अपने उदयपुर के अंदर आते हैं और जगमाल को क्या है वहां से हटा देते हैं। और जो कृष्णदास जी चुंडाता है वो कहते हैं मेरी इस बात के अंदर कतई सहमति नहीं है, राणा जी ने कहा है लेकिन इसके अंदर मेरी भी सहमति होनी चाहिए और सभी प्रजाजनों की भी सहमति होनी चाहिए, इसलिए आपको हटाया जाता है और महाराणा प्रताप जो सबके प्रिय उनको महाराणा बनाया जाएगा। तो ये जगमाल है, ये क्या है, चला जाता है अकबर के पास और अकबर इसको क्या दे देता है, जहाजपुर भीलवाड़ा की जागीर दे देता है। ठीक है, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया गया। कहाँ किया है? महादेव बावड़ी
कहाँ है ये? गोगुंदा। गोगुंदा में मृत्यु हुई थी उदय सिंह जी की, और वहां शमशान में ही महादेव बावड़ी थी पास में, महादेव बावड़ी में इनका राज्याभिषेक कर दिया गया। ठीक है, राज्याभिषेक कर दिया गया। जगमाल, जगमाल अकबर, अकबर के पास जाता है और ये जो अकबर इसे कौन सी जागीर देता है? अकबर इसे झाजपुरा भीलवाड़ा की जागीर दे देते हैं। ठीक है, तो उदय सिंह जी के बहुत सी पत्नियां थी, उनसे दूसरे पुत्र भी उनको थे। दो आपको पता है, महाराणा प्रताप और जगमाल, क्योंकि इनके बारे में अपने को थोड़ी जानकारी रखनी है। इनके जो एक भाई और थे महाराणा प्रताप के, जिनका नाम था शक्ति सिंह, एक का नाम था सागर। तो आप ये भी लिख लीजिएगा, जहां अपने पीछे लिखा है ना महाराणा प्रताप की पत्नियां और उनके पास में पुत्र, तो अलग से नोट लगा कर लिख लेना, उदय सिंह जी के दो पुत्र और थे। पुत्र ही लिख लीजिए, चलो आप, पुत्र उदय सिंह के पुत्र। सबसे बड़े तो थे आपके महाराणा प्रताप, दूसरे थे आपके जगमाल, शक्ति सिंह, सागर। ठीक है, तो महाराणा प्रताप जी का राज्याभिषेक महादेव बावड़ी गोकुंदा में कर दिया गया। जगमाल चला गया अकबर के पास, और अकबर तो बड़ा ही शातिर राजा था, उसने देख लिया कि दोनों भाइयों के बीच में अपन बैर बढ़ाते हैं। अकबर ने उसको शरण दे दी। अकबर को पता था ये किस काम का नहीं है, कायर आदमी है, योग्य है, हमारे किसी काम का नहीं है, लेकिन भाइयों के खिलाफ भड़काने के लिए उसने उसको अच्छा भला स्वागत किया और जागीर भी दे दी। तो अपन अभी बात करते हैं महाराणा प्रताप का जो राज्य अभिषेक गोकुंदा महादेव बावड़ी के अंदर, लेकिन विधिवत राज्याभिषेक कुंभलगढ़ किले के अंदर हुआ है। तो अभी आप महाराणा प्रताप हेडिंग डाल लीजिए। किनको पढ़ रहे हैं हम? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का जन्म लिखिए आप। जन्म 9 मई 1540, हिंदू कैलेंडर के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल तीज, ज्येष्ठ शुक्ल तीज को 9 मई 1540 ज्येष्ठ शुक्ल तीज को कटारगढ़, आपको बताया था कहाँ है कटारगढ़? कुंभलगढ़ के अंदर। कटारगढ़ को कुंभलगढ़ के अंदर इनका जन्म हुआ है। पिता है इनके उदय सिंह, माता है जयवंताबाई, नाना है इनके आखिरात सोनगरा, नाना इनके आखिरात जी सोनगरा है। विधिवत राज्याभिषेक विधिवत इनका जो राज्याभिषेक है अपन ने पढ़ा था महादेव बावड़ी गोकुंदा के अंदर हुआ है, लेकिन विधिवत राज्याभिषेक इनका कहाँ हुआ है? कुंभलगढ़ में हुआ है। और वैसे
बाद में हाथों हाथ पहले कहाँ हुआ था, अचानक घटना के अंदर महादेव बावड़ी, महादेव बावड़ी, ये भी गोकुंदा के अंदर है। आपको पूछ ले कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ, तो आपको यही करना है, महादेव बावड़ी गोकुंदा, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में ये नाम हो कि विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ है, तो विधिवत राज्याभिषेक का जो प्रोग्राम है वो तो कुंभलगढ़ के अंदर रखा गया है, लेकिन अपने को यही बताना है, सीधा पूछ ले अपने को महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ है, तो आपको महादेव बावड़ी गोकुंदा ही बताना है। इस बात का आप ध्यान रख लेना। विधिवत नाम हो तो कुंभलगढ़ के अंदर बाद में अपन सेरेमनी रखते हैं ना, प्रोग्राम रखा गया था कुंभलगढ़ के अंदर, लेकिन राज्याभिषेक कहाँ हुआ है, महादेव बावड़ी गोकुंदा। इस बात का विशेष ध्यान रखना आप, ठीक है। तो इनकी सहायता किसने की थी, जगमाल को तो राणा बना दिया था, लेकिन इनके राज्याभिषेक के अंदर सहायता किसने की थी, इनके नानाजी आखिराज सोनगरा और ग्वालियर के रामशाह तोमर। सहायक कौन थे इनके राज्याभिषेक के अंदर, भाई ऐसा सपोर्ट किसने किया था, भाई जगमाल को हटाओ और ये जो हमारे महाराणा प्रताप है जो योग्य शासक है इनको राजा बनाओ, इस बात का सपोर्ट किसने किया था, इनके नानाजी थे आखिराज सोनगरा और ग्वालियर के शासक कौन थे, ग्वालियर जो एमपी के अंदर पड़ता है, ग्वालियर के रामशाह तोमर, इन्होंने इनकी सहायता की थी, ठीक है। तो लिख लीजिए आप ये। तो महाराणा प्रताप के जब राजा बने थे ना, तब कंडीशन राजपूताना की बड़ी डाउन थी, सभी राजा है जो अकबर के अधीन लगभग हो गए थे। महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक के समय सिर्फ 2 ही शासक थे जो अभी भी अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो वो एक तो अपने राव चंद्रसेन जी थे मारवाड़ के, और एक अपने सिरोही के शासक थे राव सूरतान। तो आप ये भी लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिएगा। इस समय राजस्थान के अधिकतर शासक अकबर की अधीनता मान चुके थे, और लेकिन राव चंद्रसेन, जिन्हें मारवाड़ का प्रताप कहते हैं, प्रताप के अग्रगामी भूला बिसरा राजा, भूला बिसरा राजा इनको इसलिए कहते हैं कि इन्होंने भी संघर्ष तो इन्होंने भी महाराणा प्रताप की तरफ बहुत किया था, लेकिन इतिहास के अंदर जितने अपने प्रसिद्ध महाराणा प्रताप हुए उतना इनका प्रसिद्धि प्राप्त नहीं हुई, इसलिए इनको कहते हैं राजस्थान के भूले बिसरे राजा। लेकिन राव चंद्रसेन वह ये कहाँ के थे, मारवाड़ के थे, मारवाड़ मतलब जोधपुर, वह सिरोही के राव सूरतान, सिरोही के राव सूरतान ने अधीन नहीं मानी। लेकिन कुछ समय बाद 1581 के अंदर राव चंद्रसेन जी ऐसे संघर्ष करते हुए मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं, और उनके बाद में मोटा राजा उदय सिंह जी जो इनके भाई थे वो नागौर दरबार के अंदर अधीनता स्वीकार कर लेते हैं अकबर की, और राव सूरतान भी बड़ा संघर्ष करते हैं, लेकिन अंततः ये भी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। तो सिर्फ राजस्थान के अंदर मेवाड़ी अपनी स्वतंत्रता के लिए अंतिम समय तक संघर्ष किया, जिनके बदौलत हम महाराणा प्रताप को आज भी बड़े ही आदर के साथ इनका नाम लेते हैं। जैसे इनका नाम लेते हैं तो इनके चरणों में शीश हमारा झुक जाता है, इसीलिए महाराणा प्रताप जी को राजस्थान का गौरव कहते हैं। अब अकबर जैसे ही भाई
पता चला कि जगमाल को, तो जैसे जगमाल वहां पर गया तो उसको तो जागीर दे दी, और अब अकबर को पता चल गया भाई राणा तो सभी ने मिलकर महाराणा प्रताप को बना दिया है। तो अकबर ने अपने क्या है कि 4 राजदूत बारी बारी से भेजे और कहा आप जाओ अकबर को बताओ, अरे उस महाराणा प्रताप को आप बताओ कि भाई आप अधीनता स्वीकार कर लो, वरना हमारे खिलाफ खड़ा होना आपके राज्य के लिए बहुत घातक होगा। आप अपनी, तो महाराणा प्रताप ने सभी को मना कर दिया, सभी को कहा हमारे लिए हमारी स्वतंत्रता ही हमारा मूल सिद्ध अधिकार है और हम अपनी स्वतंत्रता खोकर समृद्धि सुख चैन पाना नहीं चाहते, हम अपने आजीवन तक संघर्ष करेंगे लेकिन गुलामी का दाग मेवाड़ के इस गौरव भूमि पर कभी लगने नहीं देंगे। तो आप ये क्रम याद कर लो, कौन कौन से जो दूत थे वो अकबर ने भेजे। सबसे पहले तो इन्होंने भेजा है, कोड क्या है, ये ट्रिक अपन लिख लेते हैं, याद करने की ट्रिक क्या है, जमा भाटो, ठीक है। सबसे पहले तो कौन आए थे, ज से जलाल खां, जलाल खां आए, ठीक है। बाद में भाई आए मान सिंह जी, जयपुर के राजा थे, इस समय राजा नहीं बने थे, 1589 के अंदर ये शासक बने थे। इस समय ये एक जवान कुंवर थे मैं आपके जयपुर के, मान सिंह जी, मान सिंह हैं। और मां से मान सिंह में भा से क्या होता है, भा से इनके पिता भगवंत दास जी, मान सिंह के पिता कौन है, भगवंत दास, भगवंत दास। और टो से टोडरमल, टोडरमल, टो से क्या है, टोडरमल। तो ये जलाल खान जी आए अगस्त के अंदर 1572, ठीक है। और ये बाकी तीनों है वो सारे 1573 के अंदर आए हैं, ठीक है। 1573, 1573 पहले आए, वो 1572 के अंदर आए हैं। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक भी उसी दिन हुआ था, 28 फरवरी 1572 के अंदर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था ना, महादेव बावड़ी, महादेव बावड़ी के अंदर। उदय सिंह जी की मृत्यु भी इसी डेट के अंदर हुई थी, और उसी समय मैंने आपको बताया था उधर शमशान घाट के अंदर ही सभी ने बैठकर विचार किया और इन्हीं को वहां पर राजा बना। सेम डेट पर मृत्यु हुई है और सेम डेट के अंदर ये राज्याभिषेक हो गया इनका। तो फरवरी के अंदर हुआ था, कुछ महीने बाद में अकबर ने स्टार्ट कर दिया भेजना, और इनको भेजा आपके अक्टूबर के अंदर, इनको भेजा अप्रैल के अंदर, और इनको दिसंबर के अंदर। आप इन साल का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, इस साल को आप ध्यान रखना और इस क्रम पर ज्यादा विशेष ध्यान होना चाहिए। ये याद करो तो ठीक है, वरना कोई ज्यादा जरूरत है नहीं। कभी कभी आरएस ऐसे जो बड़े एग्जाम होते हैं उनके अंदर जरूर ये पूछ लेते हैं। और पहले इन मान सिंह जी का पूछा है कहाँ आ रहे हैं, तो मान सिंह जी के बारे में टोड ने क्या कहा है, टोड के अनुसार महाराणा प्रताप और मान सिंह जी ने भेंट की उदय सागर झील के पास। लेकिन हमें यह भी जानकारी इतिहासकारों द्वारा मिलती है कि मान सिंह से भेंट करने के लिए इनके पुत्र अमर सिंह जी आए थे। तो अमर सिंह जी नाराज हो गए कि भाई, तो आपके मान सिंह जी नाराज हो गए कि भाई आप इधर, तो उन्होंने कहा राणा जी तो कोई काम में लगे हुए हैं, आपको जो बात करनी है वो मुझसे कर लो। तो मान सिंह जी गुस्सा हो गए कि भाई मैं आया हूँ महाराणा प्रताप से मिलने और मेरी ये खातिरदारी कर रहे हो, मैं आपका मेहमान हूँ। तो इन्होंने अपने इनके पुत्र अमर सिंह जी ने कहा आप है ना उन अकबर के अधीन हो गए हो और आप अपने फूफा के पास जाओ और कह देना मेवाड़ तो हमेशा स्वतंत्र रहा है, स्वतंत्र रहेगा, किसी के अंदर इतनी औकात नहीं है कि मेवाड़ को अपने ध्वज के अंदर खड़ा कर सके। तो मान सिंह जी इन बात से बुरा मानकर अकबर के पास चले जाते हैं। और लेकिन टोड के अनुसार महाराणा प्रताप खुद आए थे और मान सिंह जी से भेंट की और मान सिंह जी को इन सभी को मना कर दिया था। ये सभी किस लिए आए थे, महाराणा प्रताप समझाने आए आप अधीनता अकबर की स्वीकार कर लो, सभी को मना कर दिया। तो टोड के अनुसार इनकी भेंट कहाँ हुई है, टोड के अनुसार अपन किसकी बात कर रहे हैं, मान सिंह जी की। टोड के अनुसार इनकी भेंट
उदय सागर झील, जो उदय सिंह जी ने बनाई थी, उदय सागर झील की पाल पर हुई। ये बात कर रहे हैं अपन मान सिंह जी और महाराणा प्रताप की भेंट। ये जो टोडरमल है, तो टोडरमल जी ने बड़े ही अच्छी तरीके से बात की और इनसे प्रभावित होकर टोडरमल जी को राम प्रसाद, जो महाराणा प्रताप के प्रिय हाथी थे, वो इनको भेंट कर दिया। राम प्रसाद हाथी भेंट किया। तो भाई इन सब मिल गए, सभी की सभी। अकबर ने बहुत कोशिश की कि भाई मान जाए, लेकिन हमारे जो गौरव है, हमारे सिर के जो तिलक है महाराणा प्रताप, इन्होंने बिल्कुल भी अधीनता स्वीकार किसी भी हालत के अंदर नहीं की। कहा तो ऐसा भी जाता है कि अकबर ने कहा था महाराणा प्रताप तुम आधा हिंदुस्तान ले ले, लेकिन एक बार मेरे अधीन हो जा। लेकिन महाराणा प्रताप ने कहा था ना तो हम दूसरों की भूमि पर कब्जा करना जानते हैं, लेकिन अगर जब हमारी भूमि पर कोई कब्जा करना चाहे तो उनका सर धड़ से अलग करना भी हमें आता है। तो इतना बड़े बड़े ऑफर मिले थे, लेकिन महाराणा प्रताप ने कभी भी अधीनता स्वीकार करने का सोचा नहीं। तो ये सभी चले गए, सभी से ना मिली है, और अब तो युद्ध तो होना अवश्य भावी होना ही था युद्ध। तो अब इतिहास का प्रसिद्ध युद्ध हल्दी घाटी युद्ध होगा। ठीक है, तो अपन हल्दी घाटी युद्ध के बारे में जो कुछ मेन है उसकी हेडिंग डाल लेते हैं थोड़ी। तो अब हुआ क्या कि अकबर ने कह दिया भाई महाराणा प्रताप तो मान नहीं रहे हैं, तो जाओ उसको मारो या उससे अधीनता स्वीकार कराओ, कैसे भी करके उससे अधीनता स्वीकार कराओ। तो भेजा किसको है अकबर की, आप नीति देखिए, हिंदू राजा के खिलाफ एक हिंदू को ही भेजा है, मान सिंह जी, ताकि राजपूताना के अंदर बैर और बढ़ता जाए और ये राजा आपस के अंदर लड़ते रहे छोटे छोटे कारणों से और एकत्रित ना होकर हो पाए। महाराणा प्रताप पूरे राजपूताना को एकत्रित करने की भरसक कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये अकबर की यही चालें थी जिन्होंने हमें कभी एक होने नहीं दिया। तो हिंदू राजा खिलाफ हिंदू राजा को भेजा गया है। और आपसे पूछ ले हल्दी घाटी युद्ध की रणनीति मैगजीन दूर के अंदर, तो आप थोड़ी हेडिंग डाल दीजिए हल्दी घाटी। कौन सा युद्ध की बात कर रहे हैं? हल्दी घाटी। हल्दी घाटी कब हुआ? 18 जून 1576। भाई महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक के 4 साल बाद एक बार क्वेश्चन आया था कि महाराणा प्रताप अपने राज्याभिषेक के समय कितने साल के थे। तो ऐसी चीज दोस्तों मेरे को लिखानी नहीं चाहिए, आपको खुद को पता चल जाना चाहिए कि 9 मई 1540 का तो जन्म हुआ है और 28 फरवरी 1552 महादेव बावड़ी गोकुंदा के समय राज्याभिषेक हुआ है। तो कितने साल हो गए? आप लगा लो 32 साल हो गए। अब कोई मृत्यु पूछ ले तो आपको रटा दे भाई 57 साल है 1540 से, और 1597 के अंदर मृत्यु हुई तो 57 साल के अंदर उनकी मृत्यु हो गई। ये बात अपन कॉमन सेंस की बात है। तो हल्दी घाटी कहाँ है भाई? हल्दी घाटी है राजसमंद। ये हल्दी घाटी क्या है? ये 2 पहाड़ियों के बीच में एक संकरा रास्ता है जिसके अंदर क्या है 2-3 से ज्यादा लोग एक साथ आ नहीं सकते। तो महाराणा प्रताप की जो युद्ध नीति क्या थी? गोरिल्ला युद्ध नीति, छापामार युद्ध नीति। महाराणा प्रताप युद्ध नीति, छापामार या गोरिल्ला एक ही बात है, छापामार या गोरिल्ला युद्ध नीति थी। तो अकबर ने तो बहुत बड़ी सेना भेजी। तो महाराणा प्रताप और अभी इन सब सामंतों को पता था अगर हम सीधा मैदान के अंदर लड़ेंगे तो संभावना कम है कि हम जीत पाएं और हमारे मेवाड़ को वापस अपन इन जख्मों से नहीं बचा पाएंगे। तो इन्होंने सभी ने एक घाटी चुनी जिसका नाम था हल्दी घाटी। इस हल्दी घाटी एक संकरा रास्ता है 2 पहाड़ियों के बीच में। उन्होंने कहा जैसे ही अंदर आते रहेंगे अपन इनको मारते रहेंगे। तो हल्दी घाटी के अंदर इनकी युद्ध नीति थी छापामार गोरिल्ला युद्ध नीति। ठीक है, ये किन के बीच में हुआ था? अभी आप मान लो हल्दी घाटी आपको पूछ ले कि हल्दी घाटी युद्ध किन के बीच में, और पहला ऑप्शन आपको मिले प्रताप वर्सेस मान सिंह।
प्रताप वर्सेस अकबर, तो आप कौन सा करोगे इसके अंदर? तो आप इस बात का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आया और बहुत से लोगों ने महाराणा प्रताप वर्सेस मान सिंह को चिन्ह लगाया। अरे भाई, युद्ध तो हमेशा राजाओं के बीच में होता है। मान सिंह जी तो सेनापति के रूप में आए थे, अकबर ठीक है इस युद्ध के अंदर नहीं आया, लेकिन ये युद्ध तो हमेशा राजाओं के बीच में, तो ये आंसर गलत होगा। हमेशा युद्ध राजाओं के बीच में होता है, तो इसका आंसर होगा प्रताप वर्सेस अकबर। ठीक है, लेकिन एक इतिहासकार, ये अपने कब हुआ है? 18 जून 1576। ठीक है, लेकिन गोपीनाथ शर्मा इनके अनुसार ये युद्ध हुआ है 21 जून को। लेकिन मानना अपने को यही है, मेन यही है। ठीक है, अपन सिर्फ एक फैक्ट लिख रहे हैं। गोपीनाथ शर्मा जो इतिहासकार है, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार यह युद्ध 21 जून को हुआ है। यह युद्ध 21 जून को हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, हल्दी घाटी युद्ध के अंदर इसका क्या परिणाम होता है, क्या इसके प्रभाव होते हैं, इसके बारे में हम अगली क्लास के अंदर विस्तार पूर्वक बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और हमारे ये जो खुद का आपका चैनल है राजस्थली क्लासेस, इसकी जो वीडियो आपके अगर उपयोगी लग रही है, तो आप दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको बताइए। और इसके अंदर अभी 1 तारीख से हम इंडिया जीके की, जिसे हम इंडियन ज्योग्राफी की क्लास शुरू कर रहे हैं। आप निश्चित होकर इस बात पर विश्वास कीजिए कि इन नोट्स से 90 से 95% क्वेश्चन, चाहे आप RS की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, इससे बाहर कुछ नहीं आता है। ठीक है, इंडिया जीके भी आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझा कर करवाया जाएगा। तो दोस्तों, आप आज और कल अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और 1 तारीख तक अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने में अपना योगदान दीजिए। तो 1 तारीख को हम शुरू करेंगे अपने इंडिया का भूगोल। ठीक है दोस्तों, अगली क्लास के अंदर इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे क्या होता है। ठीक है, धन्यवाद।